हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय और ये है आपका क्लास नंबर 19। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 4 और ये आपके हिंदी सिलेबस का अध्याय नंबर 4 लास्ट अध्याय है। और दोस्तों, आशा है कि नेक्स्ट वीक में आपका हिंदी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे और साथ ही लिखेंगे भी। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में अनिवार्य संस्कृत शिक्षण अध्यापन की विधियाँ, जिसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं 9 विधि, और आज है आपका नंबर 10 विधि, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विधि। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी, ये लिखा जाता है ऐसे, जिनको हम कहते हैं जॉन डूवी। तो दोस्तों, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना विधि है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इन सब का सम्मिलित प्रयास ही था कि जो प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार हुआ, कह सकते हैं प्रोजेक्ट विधि की खोज हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसको योजना या प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है, यानी कि नेचुरल तरीके से ज्ञान प्राप्त करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। तो इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है, फिर उसके बाद जो प्रायः छात्रों के बीच से उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो समस्याएं होती हैं योजना विधि के अंतर्गत, उस समस्या का, यानी कि जो आसपास की समस्याएं, बच्चों के बीच की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को छात्रों को उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए किस तरह से योजना बनानी है, इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर देखिए, और योजना को स्वाभाविक वातावरण में ही पूर्ण किया जाता है। और दोस्तों, स्वाभाविक वातावरण का मतलब नेचुरल तरीके से, कि किस तरह से अगर आपके सम्मुख इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो आप क्या करेंगे, तो वो परिस्थितियों को योजना अनुसार उस परिस्थितियों का किस तरह से सामना करना, साथ ही अगर आपकी पढ़ाई में किस तरह की परेशानी आ रही है तो क्या करेंगे। तो इस तरह की योजना विधि के माध्यम से, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं पढ़ाई में जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसको किस तरह से आप योजनाबद्ध तरीके से करेंगे कि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए शिक्षक छात्रों को तैयार करता है प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, 11 पर देखते हैं डाल्टन योजना। दोस्तों, अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्कहार्स्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की, जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई, यानी कि इसकी खोज कक्षा शिक्षण में जो भी दोष थे, जो भी कमियां थी, उसको दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया। डाल्टन योजना का प्रयोग किस लिए किया गया था? जो भी कक्षा शिक्षण में दोष थे, यानी कि जो भी कमियां थी, उसको दूर करने के लिए डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। यहाँ पे दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि जो डाल्टन योजना होती है उसमें जो भी योजना होती है वो कक्षा भवन में ना होकर के कहाँ पर होती है? प्रयोगशाला में होती है। यानी कि उस योजना के माध्यम से जो भी समस्याएं होती हैं वो लैब में उसके बारे में सर्च की जाती है। क्लियर? तो दोस्तों, आगे हम देखें, यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है नीति श्लोक। नीति श्लोक क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। यहाँ देखिए, उचित समय एवं उचित स्थान पर उचित करने की कला को नीति कहते हैं। यानी कि नीति क्या होती है? उचित समय, उचित स्थान और उचित कार्य करने की जो कला होती है वो होती है नीति। क्लियर? आगे हम देखें, नीति सोच समझ कर बनाई गई प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में सहायता करती है। यानी कि जो नीति होती है वो सही निर्णय भी दिलाती है और साथ ही
सम्यक परिणाम पाने में भी सहायता करती है। नीति को एक प्रक्रिया या नवाचार की तरह लागू किया जाता है। नीति के द्वारा मनुष्य जीवन सुखी एवं मधुर बनता है। तो दोस्तों नीति के द्वारा जो हमारा जीवन है, यानी कि नीति के अनुसार जो कार्य करता है उसका जीवन क्या होता है, सुखी होता है। यानी कि वहाँ पर आप अपना जो कार्य करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, और वो सोच किससे संबंधित होगी, नीति से संबंधित होगी। क्लियर। यहाँ पे देखिए पहली लाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि उचित समय एवं उचित स्थान पर उचित कार्य करने की जो कला होती है वो क्या होती है, नीति होती है। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए इसके अंतर्गत कुछ श्लोक दिए गए हैं और उसके बारे में, उसका अर्थ क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए नीति श्लोकों को कंठस्थ कराना। तो यहाँ पे देखिए पहला श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस चारों लाइन का अर्थ क्या है। यहाँ देखिए अलसस्य कुतो विद्या, यानी अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम। दूसरी लाइन, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ। तीसरी लाइन देखिए, अधनस्य कुतो मित्रम, निर्धन को मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतो सुखम, और अमित्र को सुख कहाँ। यानी कि इन चारों लाइन के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे कि जो आलसी होता है उसको विद्या नहीं आती, और जो अनपढ़ या मूर्ख होता है उसके पास धन नहीं रहता, निर्धन जो होता है उसके पास मित्र नहीं होते। यानी कि निर्धन, जिस समय आपके पास धन नहीं होगा उस समय मित्र भी आपके पास नहीं होंगे, और जो अमित्र होते हैं उनको सुख नहीं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए दूसरा श्लोक है, यथा ये केन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एव परुषाकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। अर्थात यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, यथा यकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, जैसे कि एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, एवं परुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि जिस तरह से एक पहिए के बिना, एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, यानी कि एक ही पहिया अगर है तो वो रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म किए जो हमारा भाग्य है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरा श्लोक क्या है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यहाँ पे देखें, अयम निजम, यह मेरा है, परो वेति, यह उसका है, लघु चेतसाम, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्ति की होती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसके विपरीत अगर हम देखें तो उदार चरित्र वाले लोगों, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, लोगों के लिए, यह तो उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। क्लियर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो संकुचित सोच चित्त वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें ये रहता है कि यह मेरा है या उसका है, लेकिन अगर वहीं हम उदार चरित्र वाले व्यक्ति की बात करें तो उसको संपूर्ण धरती ही परिवार जैसी लगती है। क्लियर। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
नंबर 4 श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो दोस्तों ये श्लोक आप बहुत बार सुन चुके होंगे, क्योंकि इस श्लोक को अक्सर हमारे यहाँ पूजा में या फिर जो भी हमारे यहाँ पंडित जी लोग हर कोई इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा चरितार्थ है कि आगे इसका अर्थ हम देख लेते हैं एक बार, तब फिर आपको और अच्छा लगेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। यहाँ पे देखिए सभी प्राणी सुखी हों, सभी मानव निरोगी हों, रोगों से दूर हों, समस्त प्राणी कल्याण देखें यानी कि कल्याण पाएं और कोई भी दुख का भागी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समस्त मानव जाति के लिए कामना की गई है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरामय यानी कि रोग मुक्त हों और सभी लोगों का कल्याण हो, सारे प्राणियों का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना हो। क्लियर? तो कितनी अच्छी श्लोक की ये लाइनें हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 5 देखते हैं। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुक स्फुरवक्ता च यो जानति स पंडितः। दोस्तों यहाँ पर देखिए बिना पैर वाला है, आपदो दूरगामी च किंतु दूर तक जाता है, साक्षरो न च पंडितः बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है। यहाँ पे देखिए अमुक स्फुरवक्ता च मुख नहीं है किंतु अस्पष्ट बोलने वाला है, यो जानति स पंडित जो इसे जानता है वह पंडित तथा ज्ञानी है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे श्लोक नंबर 6। यहाँ पे देखिए पुस्तकस्थ तू या विद्या पर हस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। पुस्तक में रखी विद्या, पुस्तकस्थ तू या विद्या पर हस्तगतम च धनम और दूसरे के हाथ में गया धन, कार्य काले समुत्पन्ने ये दोनों ही जरूरत के समय, न स विद्या न तद धनम ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते। यानी कि यहाँ पे हम बात करें पुस्तक में रखी गई विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी काम नहीं आया करते। यानी कि अगर आपके पास पुस्तक है लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा नहीं तो आपके पास तो वो किसी काम की नहीं, यानी कि आपको विद्या तो आएगी नहीं। और इसी तरह से अगर आप किसी को धन दे देते हैं तो आपको जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो आपको समय पे नहीं मिलेगा। यानी कि आपको अपने धन के लिए ही बार बार उस व्यक्ति से कहना पड़ेगा जिसको आपने अपना धन दिया है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आपको एक अपनी पर्सनल बात बतानी है कि दोस्तों मैंने एक ब्लॉग चैनल शुरू किया जिसका नाम है परी की मॉम। तो उस चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप में से जिसको भी मेरे बारे में जानना है तो मेरे ब्लॉग के थ्रू आप मुझे बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप चेकआउट करना चाहें तो कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।